हाँ जी बेटा। तो चलिए बात शुरू करते हैं एक बार। सेंटर ऑफ मास में हमने बहुत बेसिक बात सीखी थी। आपको कुछ ईएलपी वगैरह भी मिली नहीं होगी, मुझे करवाते हैं आज यार। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास में बेसिक चीज जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट भी सीखी थी वो ये थी कि अगर मुझे बिंदु द्रव्यमान है बहुत सारे, बाबू बिंदु द्रव्यमान है अगर बहुत सारे, और मुझे उन सारे द्रव्यमानों का, और मैंने आपको बताया भी कि इंटरेस्टिंगली सवाल में 3 या 4 मैक्स टू मैक्स द्रव्यमान अपने को दिए जाते हैं, और उन द्रव्यमानों का, बिंदु द्रव्यमानों का सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है। तो वही M1 R1 M2 R2 ऐसे करके, 3 है तो 3 के लिए और 4 है तो 4 के लिए। विशेषकर ध्यान रखने की बात थोड़ी सी ये हो जाती है कि अगर मुझे निर्देशांकों के रूप में पूछा गया है तो मैं एक्स सी एम, एक्स वाई सी ओ एम इस तरीके से निकाल लेता हूँ। अगर सदिश रूप में पूछा गया तो वो सदिश रूप में M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 ऐसा लगा लेता हूँ। यहाँ तक की बात क्लियर है। उसके बाद फिर हमने बात बढ़ाई आगे और हमने कहा कि यार भाई देखो क्या होता है कि बाइनरी यानी द्विद्रव्यमान का जो निकाय होता है, दो मासेस M1 M2 होते हैं, और उनके लिए थोड़ी सी बातें इंटरेस्टिंगली ऐसी बनती है कि M1 R1 बराबर M2 R2, जहां M1 और M2 पहला और दूसरा द्रव्यमान, और R1 R2 क्या हो जाते हैं, उस द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास से R1 हो जाएगी पहले द्रव्यमान की दूरी, R2 हो जाएगी, और उसमें एक प्यारा सा रिलेशन आता है कि R व्युत्क्रमानुपाती M। जिस बात से हमने कहा कि छोटे छोटे जो सवाल होंगे, ज्योमेट्री बेस्ड सवाल होंगे, थ्योरेटिकल सवाल होंगे, जिनमें पूछा जाएगा एक ये द्रव्यमान बताओ, द्रव्यमान केंद्र किसके निकट होगा, ये सब चीजें अपने यहाँ पर काम आती है। इस तरीके से यहाँ पर हम बढ़े और फिर हमने कहा कि अब अगर मान लो ये द्रव्यमान बिंदु द्रव्यमान ना होकर क्या होता, सतत द्रव्यमान वितरण होता। और सतत द्रव्यमान वितरण में काम वही करना है बेटे, काम क्या करना है, वही अपने को छोटे द्रव्यमानों और उनके स्थिति सदिशों को, छोटे द्रव्यमानों और स्थिति सदिशों को, यहां पर पहला द्रव्यमान, इस तरीके से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसा काम अपने को समस्त द्रव्यमान वितरण के लिए कर देना है। और नीचे भी सभी छोटे छोटे द्रव्यमानों को जोड़कर कुछ ऐसा फॉर्मूला बना देना है, यही बन जाता है आर सेंटर ऑफ मास। फिर मैंने आपको शायद डीएम लिखने के लिए विशेषकर कहा था, मैंने कहा बेटा सोचो, इसे डीएम को विशेषकर सोचना सीखो। और डीएम आपने सोचा तो आपको पाया, पता लगा कि डीएम जो हो जाएगा रेखीय द्रव्यमान वितरण के लिए लैम्डा डीएल या लैम्डा डीएक्स लिख दें। और अगर ये पृष्ठीय द्रव्यमान वितरण है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए लिख देंगे। और अगर ये आयतनिक द्रव्यमान वितरण है तो यही रॉ डीवी हो जाएगा। इस तरीके से 3 पैटर्न हमने यहां पर बना लिए थे। यहां तक की अंतिम बात होगी मेरे हिसाब से, है ना, समझिए ना ये वाली कुछ। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं और हेडिंग लिखते हैं एक। समरूप छड़ का द्रव्यमान केंद्र। सबसे पहले जिस ज्यामिति का अपन यहां पर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे वो है समरूप छड़ का द्रव्यमान केंद्र। और यहां पर क्या सीखने को मिलता है, क्या हमें करना है, उस पर आ जाते हैं। मैंने कहा समरूप छड़ यानी इसकी जो घनत्व है, इसका जो लैम्डा है वो हर जगह क्या रहेगा बेटा, सेम, है ना। और यहां पर छड़ है, छड़ यानी अपना
रेखीय द्रव्यमान वितरण कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, जिसका m क्या हो गया, कुल द्रव्यमान, और l क्या हो गई, कुल लंबाई। और मुझे इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम यहां पर क्या मान लेते हैं, मूल बिंदु मान लेते हैं। इस तरीके से ये अगर यहां पर मूल बिंदु हो गया तो ये वाले बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा बेटा, l,0। ठीक है, क्योंकि l लंबाई की छड़ हमने मानी है। अब अगर यहां पर समरूप छड़ लिखा है तो मैं यहां पर आपसे साइड में पूछूं लेमडा क्या हो जाएगा, तो आप विशेषकर क्या कह देंगे, m/l, कुल उस छड़ का द्रव्यमान, कुल लंबाई। और अब यहां पर सबसे जरूरी बात रहती है बेटे, अल्पांश मानना। इतना करना नहीं होता, पर मैं बेसिक प्रोसेस आपको सोचने पे मजबूर करना चाहता हूं कि यहां पर अब अल्पांश मानने की जब बारी आएगी तो अल्पांश सम्मित रूप से, सम्मिति जो भी यहां पर मिल सकती है उससे माने जाते हैं। सम्मिति का क्या मतलब है कि यहां पर तो सीधा सीधा है कि ये छड़ बिल्कुल एक तरफा इस तरफ जाती जा रही है। तो हम यहां से क्या करते हैं कि मूल बिंदु से किसी x दूरी पर एक छोटा टुकड़ा मान लेते हैं। इस छोटे टुकड़े को ही अपन क्या कह देते हैं, dm। और छोटे टुकड़े को dm इतना छोटा मानो, इतना छोटा मानो कि यहां पर ये ही एक कण जैसा नजर आने लगे। और एक कण की उस बिंदु से, जिसको अपन ने क्या कहा है कि यहां हम अपना रेफरेंस मानेंगे, वहां से उसका स्थिति सदिश क्या हो गया, x। और हम जब किसी एक कण के लिए, द्रव्यमान केंद्र के लिए फॉर्मूला लिखने जाते हैं तो हम लिखते हैं उस कण का द्रव्यमान और उसका स्थिति सदिश, जैसे m1r1। तो यहां m1 कौन है, dm, और r1 कौन है, x। बिंदु द्रव्यमान है ना, तो बिंदु द्रव्यमान का द्रव्यमान केंद्र, उस बिंदु से दूरी जो हो जाएगी रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन से, उस मूल बिंदु से वो हो जाएगी x। और ऐसे बहुत सारे यहां पर द्रव्यमान होंगे जिनको सबको जोड़ना होगा। और आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ऐसे द्रव्यमान कहां से कहां तक फैले हुए हैं, 0 से l तक। तो यहां से 0 से l तक अपना इंटीग्रेशन, और नीचे भी इंटीग्रेशन dm 0 से l, ये अपना हो जाएगा x सेंटर ऑफ मास। सिर्फ इस सेंटर ऑफ मास में x वाला कोऑर्डिनेट ही होगा, y वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा ना। वो क्यों होगा, क्योंकि द्रव्यमान किस अक्ष के अनुदिश वितरित है, बिल्कुल सिंपल। अब ये अपने को सॉल्व करना है। अब डीएम को हमने लिखना सीखा बेटा कि अगर रेखीय है तो, और लेमडा यहां पर क्या है, समरूप छड़ है, तो लेमडा नियत है कि नहीं है, उसका मान m/l के बराबर ही होगा ना। m/l लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक। मतलब मेरा कहने का यह है कि अगर मैं डीएम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, लेमडा dx इंटू x, और नीचे लेमडा dx, 0 से l, 0 से l। आप जानते हैं लेमडा क्या निकला, कांस्टेंट। और कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बेखौफ बाहर आ जाती है, और ऊपर से भी लेमडा बाहर आएगा कैंसिल, नीचे से भी लेमडा बाहर आएगा कैंसिल। ऊपर क्या बचेगा बेटा इंटीग्रेशन में, x dx, और नीचे मात्र dx, कहां से, 0 से l। ऐसा कर देने से अपने को जो x सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, ऊपर x का समाकलन, उसमें सीमा रखेंगे ऊपर वाली उच्च सीमा l²/2 माइनस 0, और नीचे dx का समाकलन, तो उच्च सीमा l माइनस 0, एक l से l खिला दो और l/2 आंसर आ जाए। ये तो साधारण बात हो गई जो हम जानते भी थे कि जब जब समरूप वस्तुएं वहां पर होंगी तो उनके ज्यामितीय केंद्र पर ही सेंटर ऑफ मास पाया जाए। तो रेखीय रूप से वितरित द्रव्यमान के लिए हमने पाया, और आंसर भी हमारा उसका ज्यामितीय केंद्र l/2 छड़ का आ गया। अब अगर मान लो यही छड़ होती, सेम ऐसे, इसकी इसकी लंबाई l मान लेते हैं अपन, ठीक है। और यहां पर कह देते हैं कि जो इसका लैम्डा है ना, लैम्डा वो x² के साथ बदल रहा है। लैम्डा भी कांस्टेंट नहीं है, किसके साथ बदल रहा है, निर्देशांक में यहां पर खुद बता दूं, क्योंकि मैंने x किधर माना है, 0 किधर माना है, वो ये मैं आपको बता देता हूं। और ये हो जाएगा l, यानी जितना x कम होगा घनत्व क्या रहना चाहिए, कम। किसके अनुसार, लैम्डा बराबर, हाँ ना बेटा,
फिर जैसे जैसे इस तरफ जा रहे हैं छड़ में, हमें घनत्व मिल रहा है ना। अरे भैया, तो यहां से कुल मिलाकर इधर इसका घनत्व कम है। जैसे जैसे मैंने इस संबंध के अनुसार देखा, इस तरफ घनत्व बढ़ता जा रहा है। और मुझे अब क्या बताना है, इसका सेंटर ऑफ मास। इसे लिखें, इसे सॉल्व करें। और दिमाग को बस्ते में रख के ना बैठे, थोड़ा सा यूज कर ले, आ जाएगा। और ये टेस्ट के पहले गोत मारने वाले बच्चे थोड़ी सी अपनी आदत को सुधार ले। आपको लगता है कि उसी एक दिन पहले पढ़कर अगर नंबर आने हैं ना, तो वो एक दिन कोशिश करें, एक हफ्ते पहले आ जाए आपका। आप जब तक सिर्फ हर टेस्ट को ऐसा सोच के कि अरे बस यही टेस्ट मेरी जिंदगी है, क्लास छोड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप गलत राह पर होंगे। ये इधर का हटा दूं। थोड़ा कॉन्फिडेंटली करो इन सब चीजों को, कि हाँ बस आसान है। सिर्फ एक बार दो बार तो कोई सवाल होना, पेन चलने की देरी है।
उधर जो मैंने लिखा है वो समझ आ गया ना, बिना चित्र के भी, है ना? छड़ है, छड़ का सिंपल सा काम है, कोई अल्पांश लेना है, मूल बिंदु से x दूरी पर लेना है, उसका जो अपन को द्रव्यमान लिखना है वो डीएम, और उसकी मूल बिंदु से दूरी x, और ऐसा नीचे भी करना है इंटीग्रेशन डीएम के लिए, और कहां से कहां तक, 0 से एल तक के लिए। डीएम लिखना ही थोड़ी सी विशेष बात थी, और उस डीएम को भी हम कैसे लिखते हैं, लैम्डा डीएक्स। तो ये डीएम को हमने लिखना सीखा हुआ है लैम्डा, और ये हो जाएगा डीएक्स, और यहां पर एक एक्स्ट्रा एक्स ऊपर ये वाला, और नीचे लैम्डा डीएक्स। जब लैम्डा नियत था इस सवाल में, तो हमने लैम्डा को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल के काट दिया था। अभी लैम्डा यहां पर नियत, यहाँ पर लैम्डा का मान एक्स स्क्वायर जैसे बदलता दिया हुआ है, तो हम इसे बाहर निकाल के काटने के बजाय इसकी वास्तविक वैल्यू को ही पुट कर डालेंगे, और ये ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर और एक्स, एक्स क्यूब डीएक्स, 0 से एल, और नीचे एक्स स्क्वायर डीएक्स, 0 से एल। और आपको शायद जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते थे ना बेटा, मैंने ये कहा था कि इंटीग्रेशन में होने को तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, पर बीज गणितीय फलनों का इंटीग्रेशन और साइन और कॉस के पदों का इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए, क्योंकि 99% से भी ज्यादा बार आप जब भी देखोगे साइन का, कॉस का और बीज गणितीय फलनों का ही अवकलन देखोगे, तो फिर लोड क्यों लेना। और इनके इंटीग्रेशन में सीधा सा काम क्या होता है, पावर 1 से बढ़ जाती है, बशर्ते यहां समाकलन में पावर -1 ना हो। समझ रहे ना? अरे 1/x ना हो, 1/x का समाकलन, तो यहां पर तो वैसा कुछ है नहीं। एक्स क्यूब का समाकलन एक्स पावर 4 जब उच्च सीमा रखेंगे तो एल पावर 4/4 माइनस, नीचे एल पावर 3/3 माइनस, 3 पलट के ऊपर 4 नीचे, 3 एल खा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3l/4। किसी भी सवाल में कैलकुलेशन वाला सवाल हो ना बेटा, उसमें कूदना सीखो। ये कैलकुलेशन है, ये तो मैं खुद से करके देखूंगा कैलकुलेशन। जब तक आप उससे बचने और भागने की कोशिश करोगे ना, तो आसान सवालों में भी डर लगेगा कि यार ये तो कैलकुलेशन आ गई, पता नहीं सही होगी कि गलत होगी। और जब तक वो मन में विचार रहेगा ना, तो अपन सही को भी गलत कर डालेंगे। इसमें क्या लग रहा है, 15/8 वही आएगा एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हो। और 1.15/8, 1.875, 12/7 नहीं बेटा, अगर आप भिन्न के रूप में बोल रहे तो भिन्न प्रॉपर 15/8 है। चले, आना चाहिए यार इसका आंसर, मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिनका नहीं है वो जल्दी आंसर तक पहुंचे, तब मजा आएगा आगे बढ़ने का।
सर बच्चा पार्टी बहुत झूठ भी लग रहा है आंसर के लिए। लिखे जा रहे ऐसा क्या लिख रहे हो? चलिए, हमारी बात यहाँ पर बहुत बेसिक सी रहेगी। अगर मैं सीधा उस पुरानी इंफॉर्मेशन को थोड़ा थोड़ा यूज करता जाऊं, तो मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स, डीएम की जगह लैम्डा इंटू dx, तो लैम्डा का सीधा सामान डायरेक्ट पुट कर देता हूं। तो ये हो गया लैम्डा dx, dx के बाद एक तो x आता है और dx हो जाता है, होता है ना, एक x अलग से आता है। और यहां पर नीचे मात्र बिना x के सिर्फ डीएम डीएम आएगा, और डीएम डीएम जो आएगा वो हो जाएगा टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। ये काम हमें L3 है ना बेटा, तो मूल बिंदु से 3 तक के लिए करना। यानी x का मान मुझे, जैसे पहले 0 से L तक में परिवर्ती दिखा रहा था, अभी 0 से 3 के लिए इसी का समाकलन है। तो पहले अंदर गुणा कर लिया जाए इन पूरे पदों को, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस एक्स डी एक्स, 0 से 3। और यहाँ पर नीचे ये हो जाएगा साधारण सा 2x+1 dx, 0 से 3। समाकलन दो अपनी जगह, x² का समाकलन x³ बटे 3, तो ये हो जाएगा 2x³ बटे 3 प्लस x² बटे 2। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, x² प्लस x, 0। 0 पे तो सब 0 हो ही जाएंगे, मुझे मात्र 3 रखना है, उच्च सीमा सब जगह रखनी है। 3 का क्यूब यहाँ से ये हो जा तो 9 बचेगा, 9 और 2 18, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2, और यहाँ नीचे आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9 12। ये दो भिन्न लेके यहाँ पर नीचे 24 लिख देता हूँ, और ऊपर कितना आ जाएगा, 18, 36 और 9 45। इसे काटे पीटे तो 3 से उड़ाते शायद से, तो 3 से ऊपर तो 15 बार कट जाएगा, और 3 से नीचे 8 बार। इसी को चाहो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बाकी ठीक है, पर्याप्त है इतना आंसर 15 में। अब मैं अपनी बात को रखता हूं बेटा, कि जब भी छड़ और छड़ के रूप में सवाल आएगा, तो अगर समरूप छड़ है तो फिर आप जानते हैं L/2 होना है कि नहीं होना। अगर स्क्वायर पद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसा आ जाएगा, और साधारण सिंपल घात एक घात का पद आता है, जैसे ना एक घात का पद, ये ऐसा, इससे ऊपर कुछ नहीं आना। कुछ कुछ चीजें बदलती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक होमवर्क के लिए आप लिख लें, वो खुद कर लेना यहीं पे होमवर्क के लिए, ताकि आपको खुद को बेहतर लगेगा कि नहीं यार ऐसे तो सवाल हो जाएंगे अगर आते हैं। एक होमवर्क के लिए ऐसा लिख लो, एल एल ही है, और अपना लैम्डा जो है वो कुछ ऐसा है, ए बी सॉरी AX+B। ठीक है, इसको कर लेना, जरूर कर लेना, जगह छोड़ देना इसके लिए 6 7 लाइनें। आगे बढ़ जाते हैं और अगली हेडिंग अपन लिखते हैं नंबर 2। अब दूसरी ज्यामिति, रेखीय ज्यामितियां हो गई। अब दूसरी ज्यामिति नंबर 2 में लिखो, अर्धवृत्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र। अर्धवृत्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र नंबर 2, अर्धवृत्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र। तो इंग्लिश में सेमी सर्कुलर रिंग भी कहते हैं ना। और सिंपल सा काम रहेगा, कोई ज्यादा हेडेक, बिल्कुल भी चिंता की यहाँ पर कोई बात नहीं रहेगी। हमें डेरिवेशन का कोई उपयोग नहीं है, डेरिवेशन हम कर भी सकते हैं, जो चाहे जब चाहे मैं सिखा सकता हूँ। और उससे दूर हमें, क्योंकि सवालों में कम से कम समय में अटेम्प्ट करना है, ये हमने मान ली है एक अर्धवृत्ताकार वलय, और इसकी त्रिज्या यहाँ पर क्या है,
और इस अर्धवृत्ताकार वलय जिसकी त्रिज्या r है, फिलहाल यहां पर अपने को जब भी दिया जाएगा लैम्डा क्या दिया जाएगा, कांस्टेंट। ये रेखीय द्रव्यमान वितरण है ना बेटा, वलय रिंग सिर्फ परिधि पर द्रव्यमान वितरित होता है, उसकी लंबाई पर ही द्रव्यमान वितरित होता है। तो यहां पर इसके लिए रेखीय द्रव्यमान वितरण के हिसाब से लैम्डा डिफाइन होता है। और हम जिस वलय, जिस अर्धवृत्ताकार वलय की बात कर रहे हैं, उसका यहां से यहां तक हर जगह घनत्व क्या रहेगा, सेम, घनत्व चेंज नहीं होगा, इसके लिए निश्चिंत रहे। अब इसका द्रव्यमान केंद्र कैसे निकलता है, तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूं कि चूंकि मैंने कहा कि घनत्व चेंज नहीं होगा, हर जगह घनत्व सेम रहेगा, यानी इस रेखा के इधर इसका द्रव्यमान वितरण और इस रेखा के इधर इसका द्रव्यमान वितरण कैसा होगा, बिल्कुल एक जैसा, एक जैसा, बिल्कुल आइडेंटिकल। इसलिए इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा, बिल्कुल इसी रेखा पर। हाँ के ना, फिर से रिपीट करता हूं, गौर से समझना, थोड़ा सममिति को यूज करने की कोशिश करना कि यहां पर जो ज्यामिति है, अगर आप देखें तो 0 से 180 डिग्री कोण पर इस प्रकार से 180 डिग्री की वृत्ताकार वलय है। और आप जानते हैं कि 180 डिग्री का जो क्या होगा, कोण समद्विभाजक, वो बिल्कुल यहां पर होगा कि नहीं होगा। और इसी कोण समद्विभाजक से जितना कोण, जितनी वलय उधर है उतनी वलय इधर है, बिल्कुल इसी समद्विभाजक पर अपने को कौन मिलेगा, सेंटर ऑफ मास। और बस अब हमें उसका कौन सा निर्देशांक जानना है, y वाला निर्देशांक जानना है। अगर मैं इसे क्या मान लू, 0,0 मान लू, और वो y वाला निर्देशांक यहां से कुछ ऊपर होता है। मैंने फिर से कहा बेटा कि ये मैं डराइव करके भी बता सकता हूं, पर कोई यूज नहीं, 0% यूज है। उससे बेहतर अपना काम क्या होना चाहिए, याद रहे कि ये वलय के लिए कितनी ऊंचाई पर होता है, बोले कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, 2r/π। यानी यहां से इस वलय के लिए, अर्धवृत्ताकार वलय के लिए जो ये ऊंचाई होती है, ये होती है 2r/π। यानी आप इसे क्या कह सकते हैं, YCOM। और कितना लिख दोगे बेटा, या आप चाहें तो आर के टर्म में भी अगर इसे आप लिखें तो कितना लिख देंगे, सॉरी, ये y निर्देशांक भी है और ये इसका स्थिति सदिश r निर्देशांक भी है, 2r/, अलग नहीं, दोनों को मैंने सेम बताने के लिए लिखा है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग चीजें कुछ लिख दी मैंने। ठीक है बेटा, अब समझिएगा कि यहां पर जो ये अर्धवृत्ताकार वलय है, इसमें भी एक काम और किया जाता है। वो काम क्या होता है, यही तो दुख है। अभी हमारी वलय कुछ यहां पर ऐसे है कि अब एक चौथाई वलय ही है ना। अब इस एक चौथाई वलय का हमें सेंटर ऑफ मास लिखना है। अब आप जानते हैं यहां पर इस अक्ष के सापेक्ष पहले तो क्या था, इधर और इधर सममिति थी कि नहीं। अब बिल्कुल इसी इसी समद्विभाजक पर द्रव्यमान केंद्र पाया गया था। अब अगर मैं यहां पर सममिति ढूंढने के लिए निकल जाऊं घर से, तो भैया मुझे सममिति मिलेगी, कहां मिलेगी, पहले ये बताओ। तो यहां पर आपको मिलेगी, अगर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो सममिति इन पूरी वलय का जो कोण समद्विभाजक है वहां मिलेगी। और पूरी वलय का जो कोण समद्विभाजक है वो कहां पर है, बिल्कुल 45 डिग्री के कोण के अनुदिश कुछ है। इधर भी 45, इधर भी 45। अब इसका जो यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र होगा, उस द्रव्यमान केंद्र को अगर मैं यहाँ पर कहीं पर व्यक्त कराता हूं, तो उस द्रव्यमान केंद्र का कुछ एक्स घटक होगा और उस द्रव्यमान केंद्र का कुछ वाई घटक। तो डेरिवेशन सेम ही रहता है, अगर अपन करते तो डेरिवेशन सेम ही रहता। इसीलिए अपने को यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट पर बात करता हूँ कि उसके सेंटर ऑफ मास के एक्स निर्देशांक जो है वो सेम उतने ही होते हैं जो उस पूरी आधी रिंग के थे, 2r/, और उस YCM के भी निर्देशांक वही सेम होते हैं, y सेंटर ऑफ मास।
ये भी क्या होता है 2r/पाई। यानी कुल मिलाकर अगर वलय शब्द आता है तो आपको क्या याद रखना है बेटा, 2r/पाई। अगर यहां पर आधी वलय है तो यहां केंद्र पर, केंद्र से थोड़ा ऊपर 2r/पाई पर सेंटर ऑफ मास मिलेगा। और अगर यहां पर एक चौथाई वलय है तो अब एक चौथाई वलय में हमें एक्स अक्ष में भी सेंटर ऑफ मास कुछ दूरी पर मिलेगा, इधर यहां पर कहीं पर 2r/पाई, और वाई में भी कहीं पर मिलेगा 2r/पाई। और अगर मैं यहां इस मूल बिंदु से इसकी दूरी, ये वाली दूरी जिसको मैं आर कहता हूं, यानी आर सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो जानते हैं बेटा ये आधार बना और ये लंब बना, और मैं क्या जानना चाहता हूं, कर्ण। यानी इस द्रव्यमान केंद्र से सीधी दूरी उस द्रव्यमान केंद्र की जानना चाहता हूं, तो वो क्या हो जाएगी, मान लो ये ए है और ये ए है, तो ये क्या हो जाता है बेटा, पाइथागोरस से √2a। फिर से रिपीट करता हूं, इस त्रिभुज पर ध्यान दो, ये ए है मान लो, ये वाला भी, तो ये कर्ण क्या हो जाता है, √2a। तो बिल्कुल जैसा ये और ये ए है अगर, तो यहां से जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, √2a, यानी 2√2r/। फिर से कहता हूं, सबसे जरूरी बात फिर भी कि अगर अर्धवृत्ताकार वलय है या अर्धवृत्ताकार की भी आधी वलय है, तो अगर निर्देशांकों के रूप में बात करेंगे तो यहां y निर्देशांक कितना मिला, 2r/पाई। यहां x और y निर्देशांक दोनों क्या मिले, 2r/पाई। पर मूल बिंदु से सीधी दूरी यानी विकर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई जो त्रिभुज में मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2√2r/पाई। ठीक है मसला। चलिए, बिल्कुल इसी तरीके से अपने पास यहां पर आती है बेटा अर्ध नंबर 3 पर, अर्ध वृत्ताकार नहीं, पहले हाँ, डिस्क चक्ति। अर्ध वृत्ताकार चक्ति, काम यहां पर सेम रहेगा। अपन थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसे इस प्रकार से सॉलिड दिखाने की, उसके लिए कुछ इस प्रकार से चक्ति है, इसीलिए मैं इसे अंदर से भी भर दे रहा हूं। और अब इस चक्ति का अपने को सेंटर ऑफ मास दिखाई देगा। तो अब चक्ति का सेंटर ऑफ मास, पहले तो वापस से बिल्कुल अर्ध वृत्ताकार वलय जैसी सिचुएशन पे आ जाए, और हमें यहां से समझ आता है कि अगर ये यहां पर मूल बिंदु ओ मान लिया जाए, ये यहां पर मूल बिंदु ओ मान लिया जाए, और ये यहां पर ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई अक्ष मान ली जाए, ये इसकी क्षैतिज अक्ष मान ली जाए, तो पहले सममिति से समझ आता है ना, इसी वाई अक्ष पर कहीं ना कहीं होगा। इसको अपन क्या बोल दें, तो यहां से यहां पर कहीं ना कहीं होगा। और इसके लिए जो वो दूरी होती है वो क्या होती है, 4r/, यानी कुल मिलाकर मैं फिर से यहाँ क्या लिख दूंगा बेटा, y सेंटर ऑफ मास 4r/। कभी मुझसे अगर दूरी के रूप में पूछा जा जाएगा तो भी सेम ही आएगा। और मुद्दा यहां से क्या हो जाएगा कि अगर कभी को इस प्रकार से ये एक चौथाई डिस्क हो जाएगी, एक चौथाई चक्ति हो जाएगी, तो अब इस स्थिति में यहां पर क्या होगा, ये वाला जो निर्देशांक होगा, ये वाला निर्देशांक भी और ये वाला निर्देशांक भी, थोड़ा सा मैं इसे सही अंदर बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। अब इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं, रीडू वाला भाई,
दुखे। चलिए, जैसा है वैसा है। और यहाँ पर अपने को इसका द्रव्यमान केंद्र जो मिलेगा यहाँ पर इस बिंदु पर कहीं पर मिलेगा, जिसकी ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी बेटा, 4r/3 और ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी, 4r/3। और अगर मैं यहां से ये सीधी दूरी की बात करूं, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, r, तो कितना हो जाएगा, 4√2r/3। यानी कुल मिला के दो संख्या, दो वैल्यूज याद रखनी है। वलय है तो 2r/, और चक्ति है तो 4r/। और कहां कैसा होना है वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, वो आप एक बार यहां पर ऐसा कर सकते। देखिए, थोड़ा घुमा भी देती बेटा, उसे वृत्ताकार दिख जाता, त्रिभुजाकार दिख रही है मुझे। दिखाना बेटा। चलिए, हम बात करते हैं आगे। अब अपने पास इन्हीं के रिगार्डिंग कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे जिनमें मान लो ये अभी तो पूरी अर्धवृत्ताकार है, फिर मैंने इस आधी का भी आधा यानी एक चौथाई कर दिया, यानी यहां पर तो कुल कोण कितना है इसका, ये यहाँ कुल कोण कितना है, 90। अब
इनसे हटके मान लो 60 डिग्री का ही हिस्सा, एक टुकड़ा, जैसे मान लो पिज्जा, पिज्जा के 6 टुकड़े कर दिए, तो एक ऐसा सुबह सुबह, तो वैसे उस सेक्शन का, उस भाग का द्रव्यमान केंद्र कहां पर होगा, वो चीजें अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहले अपन यहां पर लिखते हैं सर्कुलर आर्क, यानी वृत्तीय चाप का द्रव्यमान केंद्र। तो आप इसे नंबर लिखेंगे, ये तीसरा है ना, नहीं नहीं, आप इसे नंबर लिखेंगे 2a, यानी ये दूसरे वाले का ही हिस्सा है, इसे अलग से याद नहीं रखना है, बस ये दूसरे यानी वृत्तीय जो हमारी थी ना परिधि पर जो वलय थी, वलय का ही ये हिस्सा है, इसीलिए मैं चाहूंगा इसे 2a देकर याद रखें। और ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से कि मान लिया कहीं पर कुछ एक वृत्तीय चाप हमारा ऐसा है, और इस वृत्तीय चाप के द्वारा कुछ इस प्रकार से ये केंद्र O पर कुछ कोण बनाया गया, और ये कोण, पहली बात तो अगर मुझे इस प्रकार से, ये जो भी है जितना भी कोण है, मैं नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल आधा है यानी 180 डिग्री या 90 डिग्री, या कोई भी कोण हो सकता है, इस वृत्तीय चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कुछ भी हो सकता है, पर इतना मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी इसका द्रव्यमान केंद्र होगा वो कहां होगा, कोण समद्विभाजक पर। हाँ के ना, कोण समद्विभाजक ही इस वलय को सममिति से काटता हुआ नजर आएगा, और कोण समद्विभाजक कहां होगा वो हम मान लेते हैं यहां पर बिल्कुल है। और कुल कोण यहां पर बेटे अपने को विशेषकर ध्यान रखना है, कुल कोण को लिखा जाता है 2 थीटा, पूरा कोण कितना, 2 थीटा। जैसे मान लो ये अगर यहां पर 60 डिग्री की है तो वो 60 डिग्री किसके बराबर है, 2 थीटा के बराबर, तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी अगर यहां पर कहूं तो ये भी थीटा, यहां कहूं तो ये भी, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई, आर। और हम जानना क्या चाहते हैं, गौर से देखिएगा, हम जानना चाहते हैं कि इसके द्रव्यमान केंद्र की ओ से दूरी ये वाली, इसे हम लिखेंगे आर सी ओ एम, और वो इस O से दूरी यानी आर सी ओ एम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाता है बेटा आर साइन थीटा बटे थीटा, जहां ये थीटा होना चाहिए रेडियन। जैसे ध्यान से सुनना, इस चीज को अप्लाई करो वहां पर जहां पर ये पूरी आधी वलय थी, अर्धवृत्ताकार वलय थी, वहां अर्धवृत्ताकार वलय में मैंने कहा था कोण कितना था, 180, यानी 2 थीटा कितना हो गया होगा, 180, तो थीटा कितना, 90, और थीटा 90 इस फॉर्मूले में रखो, आंसर कितना आना चाहिए अपना, 2r/पाई आना चाहिए भाई। अरे अर्धवृत्ताकार वलय के लिए आंसर क्या आना चाहिए, 2r/, इस फॉर्मूले से वो लाके दिखाना है। तो मैंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आप बताइए पूरा कोण अर्धवृत्ताकार वलय के लिए 2 थीटा का मान, सब जमू रहे हो तुम। अर्धवृत्ताकार वलय में 2 थीटा, 180 रेडियन में लिखूंगा तो थीटा, तो अब उसके लिए आर सेंटर ऑफ मास जो आना चाहिए, आर साइन थीटा 1 और थीटा π/2, है ना, ये आना चाहिए, और ये बिल्कुल इस फॉर्मूले से आता है। आप चाहें तो यही चीज चेक कर लें, किसके लिए बेटे, उस एक चौथाई वलय के लिए, एक चौथाई वलय के लिए पूरा कोण, कुल कोण 90, π/2 ना, तो थीटा π/4, और π/4 जब यहां रखेंगे तो साइन का π/4, मैं यहां पर फिर से इसको लिख देता हूं, एक चौथाई वलय, तो थीटा कितना बोल रहे हो बेटा वहां पर, आर सेंटर ऑफ मास कितना, आर साइन π/4 यानी 1/√2, और नीचे π/4, 4 यहां पर ऊपर, तो 4 जब यहां पे नीचे √2 से कटेगा तो कितना बचेगा, 2√2 r/5। क्या यही था वलय के उस एक चौथाई भाग वाले द्रव्यमान केंद्र की उस ओ से दूरी,
अरे हाँ ना। यानी कुल मिलाकर यहाँ ये अलग से याद रखने की बात नहीं कही, मैंने कहा कि हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला भी है जो भी हमें याद रखना चाहिए। हाँ, ये तो याद रखना ही है, इनमें तो कोई दौराए है ही नहीं। पर ये जनरल फॉर्मूला भी है जो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वलय अर्धवृत्ताकार या एक चौथाई हो तो ही काम करता है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या लगी आपको बेटा, कि ये जो पूरा कोण वलय का है वो वास्तव में क्या है, 2 थीटा। फॉर्मूले में क्या रखना है, थीटा। तो जो भी वलय का कोण है आपको उसका आधा वहां से निकालना है। ठीक है। मैं चाहूंगा आप लिखें भी सही है, थीटा। अबे यार, नहीं सुधरेगा। कोण समद्विभाजक के साथ वलय का बना हुआ कोण। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं फटाफट। गलत हो गया। इसका हेडिंग क्या लिखा था बेटा अपन ने, वृत्तीय चाप का द्रव्यमान केंद्र। नेक्स्ट, डिस्क का सेक्शन, सेक्टर, खंड। वृत्तीय चक्ति के किसी खंड का सेंटर ऑफ मास। और यहां पर अपने को कहा जाएगा कि ये इस प्रकार से कोई एक वृत्तीय चक्ति का भाग है, और अभी सिस्टम कुछ ऐसा है भाई मेरे। बस, देसी कट्टे हो तुम सारे के सारे, है ना। यस बोल रहा है, सिल दूंगा। तो ये यहां से अपने पास एक चक्ति का कोई खंड हो गया बेटा। वापस से सेम टू सेम बात है, पूरा कोण 2 थीटा, समद्विभाजक से कोण थीटा, जो इसका द्रव्यमान केंद्र होगा वो इसी कोण समद्विभाजक पर होगा।
कितनी दूरी पर होगा, यहां से वो फॉर्मूला जो निकल कर आएगा, वो फॉर्मूला निकल कर आएगा बेटा ऐसा 2r/3। इससे सेम वही जैसे मैंने यहाँ पर ये वलय वगैरह के रिजल्ट प्रूव किए ना, सेम टू सेम वही रिजल्ट आ जाएंगे। यानी अर्धवृत्ताकार अगर मैं रख दूं तो कितना आ जाएगा, अर्धवृत्ताकार में थीटा कितना हो जाएगा बेटा, π/2। आंसर कितना आना चाहिए चक्री के लिए, 4r/, रख के देख लो π/2, यहाँ भी π/2, तो साइन π/2, नीचे थीटा में π/2, 2 पलट के क्या आ जाएगा 4r/3π। तो वैसे ही रिजल्ट यहाँ पर आ जाएंगे। यानी किसी भी एक खंड के लिए सेंटर ऑफ मास इस फॉर्मूले द्वारा दे दिया जाता है, जहां वापस से मुझे लिख देना चाहिए कि थीटा रेडियन में ही होगा। मैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि आपको समझ आए कि यार ये हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लगाओगे दिमाग, फिर तो एक बढ़िया सवाल लूं या फिर सस्ता ले लूं। चलो, शक्लें देखने में मजा आएगा तुम्हारी। चलो लिखो, अभी ये नोट कर रहे हो, ये तो हो गया होगा यार। लिख लेना, जिनका जिनका नहीं हुआ है वो बाद में लिखना, पहले सवाल लिख ले। एक एल लंबाई के तार को, एक एल लंबाई के तार को एक एल लंबाई के तार को मोड़कर, एक एल लंबाई के तार को मोड़कर 60 डिग्री कोण, 60 डिग्री कोण केंद्र पर बनाती, 60 डिग्री कोण केंद्र पर बनाती वलय खंड का निर्माण किया जाता है। 60 डिग्री कोण केंद्र पर बनाती वलय खंड का निर्माण, समझ गए ना, वलय खंड वो केंद्र पर 60 डिग्री कोण बना रही है, लंबाई उसकी एल है, का निर्माण किया जाता है। ज्यामिति का, ज्यामिति का वलय खंड के केंद्र से, ज्यामिति के सेंटर ऑफ मास का, ज्यामिति के, ऐसा लिखो, ज्यामिति के सेंटर ऑफ मास की, ज्यामिति के सेंटर ऑफ मास की वलय खंड के, वलय खंड के केंद्र से दूरी बताइए। सिंपल, ये ज्यादा कठिन कोण डाला नहीं है, आसान कोण लिया है अपन ने। आंसर मुझे नहीं पता भाई, इसलिए आप बाकी बहुमत का इंतजार करें। कितना,
जनता जनार्दन का कहना है RCOM जो आ रहा है 3R/, देख लेते हैं। गर्दन तो ऐसी हिला रही है, अभी उनका गलत हो जाएगा ना तो तू पलट जाएगी 1 सेकंड में। पक्का ना? हाँ। इसलिए किसी दूसरे पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अपना आंसर आए तो ही देना चाहिए आंसर। 3L/4 पाई, क्योंकि पहला वाला तो गलत है इसलिए मैं कह रहा हूं। पहला वाला क्यों गलत है बेटा? इस पूरे सवाल में मैंने आर दिया है क्या? क्या दिया है? आंसर किसके टर्म में होना चाहिए? जानते ही अपन एल है सवाल में, जो भी यहाँ पर डेटा है उसके अनुसार, तो आंसर एल में होना चाहिए। हाँ? एक और आंसर आया भैया, 9L/पाई। एक ही व्यक्ति के दो दो आंसर हैं, कोई बात नहीं। अभी तो एक ऑप्शन और बाकी अपने पास, समझ रहे हैं, A B C D, फिर चारों में से चुन लेंगे। हाँ बेटा, क्या कह रहा है गुबलू बेटा? हाँ, 6L/, 6L/4 पाई स्क्वायर। चलो मैं थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें यहां पर बना देता हूं। मैंने कहा हमारे पास एक तार कितनी लंबाई का था बेटा? L लंबाई का। हमने क्या किया, इसे मोड़कर क्या बना दिया? वृत्तीय चाप। वो भी कितने डिग्री कोण का? इसका द्रव्यमान केंद्र जो भी होगा कोण समद्विभाजक पर होगा। इस समद्विभाजक के लिए थीटा कितना हो जाएगा? और यहां से इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हमने पूछा, यही वाला दूरी है। इस दूरी को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटे? आर साइन थीटा। और मुझे बा इज्जत इस 30 डिग्री को क्या लिखना चाहिए बेटे? पाई बाय, यहां फर्क नहीं पड़ेगा पर यहां फर्क पड़ जाएगा, है ना? तो मुझे इसे प्रॉपर रेडियन में लिखना चाहिए। अब मुद्दा यह है आर कितना होगा। तो आर ज्ञात करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ना बेटा कि ये लंबाई कितनी है? एल। इसी एल लंबाई को मोड़ा है आपने, और अगर ये लंबाई एल है तो त्रिज्या आर कितनी होगी? तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से त्रिज्या को एल के टर्म में निकालना पड़ेगा। हाँ कि ना? तो बताइए, ये जो आर्क, जो वृत्तीय चाप है, इसकी लंबाई, ऐसा होता है ना, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। चाप की लंबाई एल है, कोण रेडियन में लिखते हैं ना इस फॉर्मूले में भी बेटा। कोण कितना है रेडियन में? पाई/3, 60 डिग्री शायद, इंटू त्रिज्या आर। और मुझे ये आर निकालना है। आर का मान कितना आ जाएगा? 3L/पाई। चलिए ये आर का मान यहां रख देते हैं, 3L/पाई। और साइन 30 डिग्री 1/2 बटे पाई गुणा 6, 6 पलटा दिया ऊपर। अब यहां से देखें, इस 2 से 6 को 3 बार खा जाऊं तो 9L/पाई स्क्वायर आना चाहिए। सारे फर्जी हो यार, किसी ने पाई स्क्वायर बोला है तो 6 बोल दिया, ऊपर 9 है। एक बार चेक कर लेना मुझे, कैलकुलेशन वैसे आपके सामने की है, एक बार फिर भी देख लेना यहाँ पर। हाँ बेटा, तू घबराता क्यों यार? कब तक, एक बात बता, तू कब तक घबराएगा ऐसे? मैं तो पढ़ाऊंगा यहाँ तक पूरा ही, मान ले। तू कब तक डर डर के जिएगा? अब तो कश्मीर के लोग भी नहीं डरते, तू क्यों डरता है बेटा? बता। पाई आर इज इक्वल टू एल। पाई आर क्यों होगा बेटा? पाई आर इज इक्वल टू एल तो जब होता है जब अर्धवृत्ताकार चक्ति होती है, वलय होती है, सॉरी। ये अर्धवृत्त ऐसा होता है ना बेटा, ये पूरी अगर यहां से यहां तक होती तो ये वाली लंबाई पाई आर होती है। अपने को तो सिर्फ 60 डिग्री कोण मिला ना, ये इतना सा हिस्सा मिला है, ये वाला। इसकी लंबाई थोड़ी ना पाई आर होती है।
चलिए कोई ना, बढ़ाते हैं बात आगे। फिर भी तो तूने पाई स्क्वायर नहीं लिखा नीचे, ऐसा लिख लिया था। चले बेटे, अगली हेडिंग, ज्यामिति कौन से नंबर की आएगी अभी? चौथी, फोर्थ ज्यामिति। और यहां पर लिखना अर्ध वृत्तीय खोखला गोला। वैसे तो वृत्तीय क्या लिख रहे हैं, उसको बोलते हैं खोखला अर्धगोला, ऐसा बोलते हैं इसको। इसका सटीक शब्द है खोखला अर्धगोला, खोखला अर्धगोला। और खोखला अर्धगोला है, ये इसका केंद्र यहाँ पर हमने मान लिया 0,0। और आप जानते हैं खोखला अर्धगोला है तो अगर सममिति की बात की जाए बेटे, तो यहाँ पर एक सममित अक्ष ये नजर आ रही है, नहीं आ रही है? इस सममित अक्ष से उधर और इधर इस गोले में द्रव्यमान वितरण क्या है, समरूप है। ये वाली एक्स अक्ष यहाँ पर मान ली जाए ऐसा, और ये वाई अक्ष है। और इसका द्रव्यमान केंद्र इस पैंदे के केंद्र से, समझ रहे हैं, इस पैंदे के केंद्र से कुछ ऊंचाई पर होगा कि नहीं होगा। और ये पैंदा है, इसका केंद्र है, इससे कुछ ऊंचाई पर जो ये इसका सेंटर ऑफ मास होता है, जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, आर। तो ये जो हो जाता है, ये हो जाता है R/2। और सेम टू सेम यहां पर हमारे पास इस बात के तो मजे हैं, पूरा दोबारा नहीं लिख सकता। और यहां पर ये जो हो जाएगा दूसरा ठोस अर्धगोला। और सेम यही ठोस अर्धगोला है, तो मैं बस इसको ठोस बताने के लिए कुछ इसकी दुनिया में रंग भर देता हूँ। और इसके लिए ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 3R/8। यानी इसके लिए हम लिख देते हैं RCOM बराबर, या YCOM बराबर, ये हो जाएगा 3R/8। और खोखले में ये YCOM या RCOM, ये था R/2।
यहां पर यह है ठोस शंकु, और इस ठोस शंकु के लिए मतलब अंदर से भरा हुआ है पूरा प्रॉपर, और इसका आधार जिसकी त्रिज्या आर, और इस शंकु की ऊंचाई है एच। वापस से आपको यहां पर अगर मैं सममिति दिखाऊं तो इसी अक्ष के सापेक्ष सममिति है, तो इसी सममित अक्ष पर, इसी सममिति की अक्ष पर ही कहीं ना कहीं द्रव्यमान केंद्र होगा, और इस पैंडे से ये द्रव्यमान केंद्र कुछ दूरी पर होगा यहां, और ये होता है कितना बेटा, एच बाय, जहां इसकी एच कुल ऊंचाई है। और खोखला शंकु अगर यहां पर है, तो इस खोखले शंकु के लिए ये वाली चीज हो जाएगी एच बाय 3, पैंदे से ऊंचाई। चले आगे। सवाल। चलिए, इस सवाल में ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक चार छड़ों से मिलकर एक अपन ने कंपोजिट बॉडी बनाई है, इसको संयुक्त द्रव्यमान, संयुक्त वस्तु कुछ बोल सकते हैं। और इस संयुक्त वस्तु, ये चार छड़े हैं, मैंने प्रत्येक छड़ के लिए दिखा दी। ये वाली छड़ एम मास एल लंबाई, टू एम मास एल लंबाई, एम मास एल लंबाई, टू एम मास एल लंबाई, एल चारों लंबाइयां समान है, तो जो ज्यामिति निर्मित हो रही है कैसी है, वर्ग, जो भी है वर्ग है।
अब इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स और वाई निर्देशांक आपको बताना है। दोनों पक्का। इसमें एक छोटी सी बेसिक हिंट मैं देना चाहूंगा बेटे, क्योंकि चार छड़े हैं और चार छड़े हैं, तो आपका सबसे पहला जो जो बेसिक काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि जैसे इस छड़ का संपूर्ण द्रव्यमान 2m कहां मान लिया जाएगा, इसके केंद्र पर। यानी कुल मिला के छड़ छड़ ना होकर हमारे लिए क्या हो गई, एक बिंदु द्रव्यमान। ये वाली छड़ भी छड़ ना होकर ये भी क्या हो गई, एक बिंदु द्रव्यमान। ये छड़ भी क्या हो गई, एक बिंदु द्रव्यमान। और ये छड़ भी क्या हो गई, बिंदु द्रव्यमान। और चार बिंदु द्रव्यमानों का द्रव्यमान केंद्र हम पहले सवालों में निकाल चुके हैं। यानी कुल मिलाकर अगर मैं कहूं कि यहां पर ये बिंदु द्रव्यमान, इसका मास कितना, 2m, और इसका निर्देशांक क्या बोलोगे, तो अगर l लंबाई की कुल छड़ है तो l/2 कॉमा, इस वाले के लिए निर्देशांक क्या बोलोगे बेटा, l। इसके लिए l/2, और ऊंचाई l। इसके लिए 0, l/2। सोचें तुरंत। कोई पेपर में करेक्शन, कुछ मिसप्रिंट, गलत आंसर वगैरह? हाँ, अगले टेस्ट का भी लगे हाथ तो सिलेबस में बता ही देता हूँ। वर्क पावर एनर्जी पूरा और सेंटर ऑफ मास कोलिजन तक कंप्लीट। नहीं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान आप वर्क पावर एनर्जी पर दें, इसीलिए अपन ज्यादा रायता नहीं फैलाएंगे। करंट वाला जो रहेगा वो तो मजबूरी है, पर वर्क पावर एनर्जी पूरा मैं फिर से देना चाहता हूँ और बराबर क्वेश्चन रहेंगे, है ना, ये भी मैं बता देता हूँ। यानी हल्के में ना लेना कि बैक पोर्शन है, कम क्वेश्चन देते हैं सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ओपनली बराबर क्वेश्चन दूंगा। तो वर्क पावर में जहां भी, क्योंकि समस्याएं थोड़ी थोड़ी मुझे मुझे बच्चों के फीडबैक से लगी कि यार सर बाकी चैप्टर से थोड़ा सा कठिन है, कठिन है तो मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो उसको अपन पूरा रखेंगे सिलेबस में। प्रैक्टिस एक बार पूरी, क्लास के नोट्स के क्वेश्चन, ईएलपी और मॉड्यूल एक्सरसाइज 1, 2, 3, मैं तीनों चाहूंगा आपसे समय निकालकर 10, 10, 12, 12 सवाल वर्क पावर की डेली निकालें। तो बेटे यहाँ पर क्या आ रहा है, L/2, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, एक्स सेंटर ऑफ मास। तो मैंने कहा पहली छड़, छड़ नंबर क्या दे देते हैं अपन, 1, 2, 3, 4। कहाँ से ले लें, यहाँ से ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 1, इसका द्रव्यमान m और इसका x निर्देशांक 0। इसका द्रव्यमान 2m और इसका x निर्देशांक l/2। इसका द्रव्यमान m और इसका निर्देशांक l। इसका द्रव्यमान 2m और इसका निर्देशांक l/2। बटे कुल कितना हो गया, 2, 2, 4 और 6m।
और इसको अगर अपन समेटेंगे तो ये जीरो हटा दो, दो से दो काट दो, ml दो ml, और ये ml 3 ml अपॉन 6 L/2। वैसे ही मुझे विश्वास है भाई पे कि उसने YCM भी सही निकाला होगा, L/2। यहाँ पर ये तीन छड़े हैं और तीनों छड़ों का सेंटर ऑफ, तीनों छड़ों का द्रव्यमान m है। और तीसरे वाले की लंबाई l नहीं हो सकती है, सिर्फ द्रव्यमान m बताना चाह रहा हूँ, लंबाई आपको खुद को पता है। मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो बेटा? इस वाली छड़ के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक क्या पाए जाएंगे? क्योंकि इसके तो शायद आप बता देंगे आसानी से, L/2 कॉमा, और ऊपर वाली के भी 0, L/2, इसके क्या होंगे? L/2 L/2, क्योंकि यहां पर मुझे पता है सममिति इस पूरी ज्यामिति की बिल्कुल केंद्र पर बनेगी कि नहीं बनेगी बेटा? हाँ के ना? और ये कुल लंबाई कितनी है, तो इसका केंद्र कहां पर आएगा? L/2। ये वाली लंबाई कितनी है, तो ये केंद्र सेंटर कहां पे आएगा? L/2। तो अगर मैं एक्स सेंटर ऑफ मास निकालता हूं, तो मैं लिख दूंगा पहला वाला द्रव्यमान और उसका निर्देशांक 0, फिर ऐसे घूमते आ जाता हूं दूसरा द्रव्यमान और उसका निर्देशांक L/2, और तीसरा द्रव्यमान उसका निर्देशांक L/2, कुल द्रव्यमान 3 है, L/3। ऐसे कैसे ही दूसरा भी L/3 ही आ जाएगा, वो भी आप सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा।
सवाल लिखेंगे मुझे, सवाल लिखेंगे। दिए गए निकाय के दिए गए निकाय के सीओएम का दिए गए निकाय के सीओएम का एक्स निर्देशांक ज्ञात करो। जिसमें सारी छड़ें मैंने क्या बताने की कोशिश की, एक जैसी, द्रव्यमान एल, एम लंबाई एल, और इसमें विशेषकर ये हर छड़ यहां से कितनी सरका के रखी है बेटे, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेना। नहीं बेटा, आंसर इसमें तो कुछ और आ रहा है। हाँ जी, मुझे मॉड्यूल दे दें एक बार। मिल गया मिल गया मिल गया। सॉल्व्ड एग्जाम्पल 5 तक, सॉल्व्ड एग्जाम्पल 5 तक, कंसेप्ट बिल्डर एक पूरा, है ना, कंसेप्ट बिल्डर एक पूरा। उसके बाद एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक तो पूरे, और उसके बाद 11 और 13 ट्राई कर लेना एक बार, 11 और 13। इसमें एक्सरसाइज 1 में सवाल बहुत कम है, इसीलिए मैं कंसेप्ट बिल्डर भी इसमें करवाऊंगा, है ना। तो आप साथ के साथ कभी कभी आपका मन कर जाए कंसेप्ट बिल्डर चेक करते रहना कि कहाँ तक का आपने अपन ने पढ़ लिया है, हुए हैं, मतलब हो सकते हैं वैसे सवाल है तो खुद से एक बार उनको ट्राई भी कर लेना। हाँ, आंसर 5L/4। चेक कर लेना, मैं कल डिस्कस कर लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन आप एक बार वापस से ट्राई करना, कल फिर से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।